औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम। उसके बाद इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया था, जो कि CSSPMS का फेवरेट टॉपिक है। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम सोर्स पाकिस्तान, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारा ये लेक्चर नहीं सुना तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पीछे लेक्चर देख सकते हैं। और जो हमारा टुडे टॉपिक है, आज जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो इसमें हम पहले देखेंगे यूनिटरी स्टेट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं, और उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेडरेशन क्या होती है, फेडरेशन या फेडरल स्टेट क्या होती है। तो इसके बाद उसी तरह इसके पहले दो डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसका क्या कहते हैं की फीचर्स, उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्फेडरेशन क्या होती है। ये तीनों स्टेट्स की फॉर्म्स हैं पॉलिटिकल साइंस की। स्टेट पहले हमने स्टेट किया था ना, तो ये तीनों स्टेट्स की किस्में हैं, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन दोनों का यूनिट कंपैरिजन करेंगे, ताकि अगर वो CSS में पूछे भी, एग्जाम में पूछे भी तो सही, तो हमें पता हो यूनिटरी स्टेट वैसे फेडरेशन क्या होती है। उसके बाद फेडरेशन वर्सेस कन्फेडरेशन, ये हमारा आज का जो टॉपिक एजेंडा है हमारे लेक्चर का। ये सिर्फ ये 5 चीज़ें हैं आज के लेक्चर के एजेंडे में, ये 5 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि 2026 में जो भी CSS का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो था, उसमें यही पूछा गया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्फेडरेशन एंड फेडरेशन। CSS का जब जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके बारे में था। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है या एजेंडा है, तो ये आपको CSS के एग्ज़ाम में पहले तो ये आपके बेसिक्स क्लियर करेगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम में आपको 10 से 20 मार्क्स लाजमी दे सकता है, क्योंकि उसने पूछा था कि फेडरेशन और कन्फेडरेशन के फ़र्क बताएं, तो 10 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद उसने बताया था कि प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स के उसके लिए प्रीरेक्विजिट क्या हैं फेडरेशन के लिए। तो अगर आपने ये लेक्चर अच्छे समझ लेते हैं, तो आप ये 20 नंबर क्वेश्चन हल करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर नेक्स्ट सेशन में अगर वो यूनिटरी वैसे फेडरेशन पूछते हैं, तो वो भी आपको पता होगा। तो उसके ऊपर रिक्विजिट क्या हो सकते हैं, उसके बाद किन को सूटेबल है, किन को सूटेबल नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि यूनिटरी स्टेट क्या होती है। सबसे पहले यूनिटरी स्टेट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे जो भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उसकी आपने 2 डेफिनेशंस तैयार करनी है। एक होगी सिंपल जो आपको समझ आ सके, और एक आपने हमेशा फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन देनी है एग्जाम में। इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। ये सिंपल डेफिनेशन है, बल्कि आप सिंपल डेफिनेशन लिख लें, और उसके बाद जो फॉरेन ऑथर को मैं बताऊंगा,
कहता है यूनिटरी स्टेट इन विच ऑल पावर्स आर गिवन टू नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी स्टेट इन विच ऑल पावर्स आर गिवन टू नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज prerogative to devolve powers which central government wants to give unit power or not। कि उनकी वो उसका कहते हैं कि एक प्रीरोगेटिव होता है, एक एक्ट यानी उनका अपना हक है, एक्सक्लूसिव है, उनकी अपनी मर्जी है कि वो उनको पावर डिवॉल्व करें या ना करें जो यूनिट्स हैं। ठीक हो गया, ये तो होगी आपकी सिंपल डेफिनेशन। दोबारा बता देता हूँ, आप नोट कर लें। यूनिटरी स्टेट इन विच all powers are given to national government or central government। It is prerogative to dissolve powers which central government wants to give unit government or not। ठीक हो गया। उसके बाद डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बताता हूं। हरमन फिनर ने कही थी, हरमन फाइनर, उसके मुताबिक ए स्टेट इन विच ऑल लीगल अथॉरिटी is vested in a single central government is called unitary state। ये होगी आपकी क्या कहते हैं यूनिटरी स्टेट की। पहले मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई है, अभी हमने एक फॉरेन ऑथर की बता दी है, हरमन फाइनर। ठीक हो गया। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे अपनी एक बोर्ड डायग्राम, यानी वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे होगा आपका यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह लें या प्रोविंसेस कह लें, स्टेट्स कह लें। ये आपको बेहतर समझाऊंगा जब हम फेडरेशन डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये इनका कनेक्शन बनता है कि ये ऊपर से पावर जिनके पास है वो उनकी चाहे वो पावर ट्रांसफर करें या ना करें। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पेपर प्रेजेंट वो पिक्टोरियल यानी पेपर प्रेजेंटेशन होगी, दो डेफिनेशन होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके की फीचर्स ऑफ यूनिटरी स्टेट। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हों तो आप हमें हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियोस को मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्वालिटी को और कंटेंट को कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला की फीचर है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से मुराद ये है कि जितनी भी पावर्स हैं वो सेंटर के पास होती हैं। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के पास कोई पावर नहीं होती। तमाम पावर जो होती हैं वो कहता है कि एग्जेक्टिव्स हैं, लेजिस्लेटिव हैं या फिर जो भी हैं वो सारी उनके पास होती हैं। उसके पास सेंट्रल के पास पावर होती हैं। पावर बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नो पावर टू यूनिट्स गवर्नमेंट, होती भी नहीं है और उनके पास कुछ पावर भी नहीं होती। नंबर 2 है अब्सेंस, यानी कमी ना होना, अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल
कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डिवीजन ऑफ पावर्स, उसके बाद जो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा होगा वो भी क्या कहते हैं कि उसके अंदर भी पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी कि सेंटर के पास ये पावर्स रहेंगी या यूनिट्स के पास ये पावर्स रहेंगी। जैसे आप फेडरेशन में पढ़ेंगे कि उसमें 3 किस्म की होती हैं, 3 लिस्टें होती हैं, वो डिवाइड करती हैं पावर्स के फलानी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। तो इसके में ऐसा कोई नहीं होता। नंबर तीसरा फीचर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो पावर बनाने का हक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। वो जैसा मर्जी कानून चाहे बना सकती है, पास कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविंसेस के जो भी राइट्स हैं या उनके जो कानून चाहे तब्दील करना चाहते हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इसके बारे में कोटेशन है, नोट कर लें। पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ, यानी जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, वो कोई भी कानून बना सकता है या उसको रिवोक कर सकता है। तो ये किसके लिए, ये यूनाइटेड स्टेट के बारे में, ये किसने कहा है, ये ए वी डाइसी ने कहा, ए.वी. डाइसी ने कहा है यूनाइटेड स्टेट के बारे में, ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं चौथा कौन सा फीचर है इसका। 3 फीचर्स हो गए, चौथा हो गया सब ऑर्डिनेट जुडिशनरी, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। यूनाइटेड स्टेट में क्योंकि तमाम पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास होती हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी पावर नहीं होती, तो इसलिए जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जुडिशरी होती है वो भी उसके अंडर होती है, लेजिस्लेचर के अंडर होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर काम कर रही होती है, क्योंकि उसी से उसने अपने वो इख्तियारात लेने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसकी पावर्स डिवीजन नहीं होती। उसके बाद नंबर 5 जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं कि बाद स्टेट्स के पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक है। जैसे यूके के पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके बाद यूके में सिंपल मेजॉरिटी यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है कोई भी अमेंडमेंट पास करने के लिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन यूके बिकॉज यूके इज अ यूनाइटेड स्टेट। UK for any amendment, for any law or constitution amendment or amendment। तो इसलिए इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद नंबर 6 जो की फीचर है वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज। उसके बाद इसका 6 फीचर है इन स्टेट का कि इसके जो लॉज होते हैं वो सबके सेम होते हैं, और जो पॉलिसीज होती हैं वो जो सेंटर बनाता है वही होता है। इसमें प्रोविंसेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलहदा है, पंजाब में अलहदा है, KPK में अलहदा है।
उसके बाद पाकिस्तान जो पंजाब में अलग फोर्सेज हैं, जैसे पैरा फोर्सेज है, उसके बाद एएनएफ तो है, एंटी नार्कोटिक फोर्स काम करिए फेडरल लेवल पे, लेकिन पंजाब ने अभी अपनी काउंटर नार्कोटिक फोर्स बनाई है। तो इसलिए वो कहता है कि इसके अंदर अगर ये यूनिटी स्टेट होता तो एएनएफ काम करती, लेकिन पंजाब में जो कहता फेडरल स्टेट है, इसलिए इसके अंदर डिफरेंट अपनी पुलिसेस और लॉ हैं। हेल्थ पुलिसेस हमारे पंजाब की अलहदा हैं, केपीके की अलहदा हैं, और फेडरल स्टेट पे फेडरल लेवल पे अलहदा हैं। लेकिन अगर यूनिटी स्टेट होगी तो उनकी सबकी सेम होगी, यानी सेम पुलिसेस होंगी, नो डिफरेंसेस, और सेम वो कहते हैं जो भी वो फैसला करेंगे वो अपने सेट करेंगे। उसके बाद देखते हैं, एक कोटेशन नोट कर लें जो आपने ये 6 फीचर लिखने के बाद लिखनी है। यूनिटरी स्टेट ensures administrative efficiency and policy uniformity, but may struggle, यानी कोशिश करते हैं, स्ट्रगल इन कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज। इंश्योर तो करते हैं एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, बट स्ट्रगल करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये आपने एंड पे वो कहते हैं कोटेशन बना के लिख देनी है। जब 6 फीचर लिख लेंगे यूनिफॉर्मिटी यूनिटी स्टेट की, तो उसके बाद आपने ये कोटेशन लिख देनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जाम्पल में इसके जो सबसे मेन पहले एग्जाम्पल है वो है यूके, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चाइना, और एंड पे है तुर्की। ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स होगी। अब हम इसे कर लेते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स। क्रिटिकल एनालिसिस सीएसएस में वो क्या कहते हैं कि एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए आप जब भी क्वेश्चन करें, अगर वो पूछे या ना पूछे, आपने क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी देना है एग्जाम में। इसका जो पहला पॉजिटिव पॉइंट, पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी। स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी, क्योंकि सेम पुलिसेस होती हैं, सेम लॉज होते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उस कौम के अंदर। उसके बाद नंबर 2 है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस मेकिंग, क्योंकि उनके पास एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और वही जो कानून बना दे वही इजीली जल्दी और फास्ट पास हो जाता है। लॉ मेकिंग बहुत आसान होती है, फास्ट होती है, आसान होती है। उसके बाद नंबर 3 जो है वो है इफ़ेक्टिव। जो यूनिटरी स्टेट होती हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं, इफ़ेक्टिव ड्यूरिंग एमरजेंसी। क्योंकि एमरजेंसी में, क्योंकि यूनिट्स के तो कोई राइट्स नहीं होते, वो जैसा वो कानून पास कर दें तो वही पास इफेक्टिव रहता है, उसमें कोई बात नहीं कर सकता। अब बातें हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इग्नोर डाइवर्सिटी। इस तरह की स्टेट में डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि जो बंदे पावर्स में होंगे, यानी जो सेंटर में होंगे, वही अपनी मेजॉरिटी अथॉरिटी
तो इस तरह जो मेजोरिटी में लोग होंगे वही अपनी मर्जी के मुताबिक लेजिस्लेशन कर रहे होंगे, और जो मिनोरिटी होगी उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा होगा, यानी उसकी कोई सुन नहीं रहा होगा। डाइवर्सिटी को इग्नोर होता है इन स्टेट्स में। नंबर दूसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ सेंट्रल अथॉरिटेरिज्म। अभी CSS एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 8 आया था पॉलिटिकल साइंस की बेसिक में था अथॉरिटेरिज्म और टोटलिज्म में फ़र्क बयान करें, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। रिस्क ऑफ सेंट्रल अथॉरिटेरिज्म के वो अपनी अथॉरिटी के मुताबिक सेंट्रल जो चाहे वही कानून बना, अपनी मर्जी का कानून बनाना शुरू कर देता है, उनकी पब्लिक की ओपिनियन नहीं लेता। तो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी क्योंकि पब्लिक बेस होते हैं, तो इस तरह वो जिनकी अथॉरिटी होगी वही अपनी मेजोरिटी होगी वही अपने कानून बना रहे होंगे, तो इस तरह वो इसका अथॉरिटेरिज्म का रिस्क आ जाता है। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है मिनोरिटी। इन जैसे स्टेट्स में मिनोरिटीज़ को इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से उनके कहते हैं गम ज़्यादा होते हैं, उनके इग्नोर राइट्स वायलेट्स होते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने यूनाइटेड स्टेट की 2 डेफिनेशंस की हैं, उसके बाद उसके की पिक्चोरियल डायग्राम दिए हमने, उसके बाद हमने उसके की फीचर्स बताए हैं, उसके बाद हमने कोटेशन दिया एक, उसको एग्जांपल डिस्कस किए हैं, उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस कर चुके हैं हम। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फेडरेशन क्या होती है। यूनाइटेड स्टेट के बाद हम डिस्कस करते हैं फेडरेशन क्या होती है, फेडरल स्टेट क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरेशन तो सबसे पहले आप इसकी सिंपल डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। ए टाइप ऑफ द स्टेट इन विच कंस्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन फेडरेशन एंड यूनिट। दोबारा नोट करें, ए टाइप ऑफ स्टेट इन विच कंस्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर्स बिटवीन फेडरेशन एंड यूनिट। ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं फॉरेन डेफिनेशन, फॉरेन ऑथर डेफिनेशन। तो आप ये डेफिनेशन नोट करते जाएं, सिंपल है तो अपनी आसानी के लिए आप एग्जाम में बैठ के बता सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन ऑथर्स की डेफिनेशन है आप इनको नोट करते जाएं, ये आपके लिए कहते हैं ये कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल स्टेट is a method of dividing powers so that general and regional गवर्नमेंट्स, पहले जनरल है फिर रीजनल है, यानी जनरल यानी जो फेडरल लेवल पे होगी, और रीजनल यानी जो प्रोविंशियल लेवल पे होगी, यूनिट्स लेवल पे होगी। रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन ए स्फीयर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। कहता है कि आपस एक सफ़ेयर यानी एक मुल्क के अंदर काम करेंगी, आपस में कोऑर्डिनेट भी करेंगी और इंडिपेंडेंट भी होंगी। ये 3 क्वालिटीज़ होंगी। तो ये किसने कहा है, ये भी A.V. डाइसी ने कहा है, उसके बारे में डेफिनेशन दी है फेडरेशन की। ठीक हो गया। अब हम पहले आपने डेफिनेशन बता दी क्या कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन होगी, फिर अभी इसकी फॉरेन ऑथर डेफिनेशन होगी। अभी हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है टॉप पे, क्योंकि उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को डिवाइड करता है।
इधर आ जाता है आपका, कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट होती है। इधर आपकी आ जाती है यूनिट्स गवर्नमेंट कह लें, या फिर मैं आपको बताता हूँ, आप अभी कंफ्यूज ना हो। जो लफ्ज़ यूनिट है, यूनिट समझ लें, प्रोविंसेस समझ लें, स्टेट्स समझ लें। अभी जो इंडिया के 38 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं और ये अमेरिका के स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं ना। तो ये नहीं, जो ये फेडरल पे होगी उनकी अलहदा, और जो यूनिट्स लेवल पे होगी ये अलहदा, यानी इनमें से जो भी होगी इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, यूनिट गवर्नमेंट भी कहते हैं, और स्टेट यूनिट भी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इस मिसाल में आपको ये देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में इसका अपना लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, इसकी अपनी एग्जेक्टिव होगा, उसके बाद इसकी अपनी जुडिशरी होगी, फेडरेशन का यही। उसके बाद इसकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी अपना लेजिस्लेचर होगा, उसके बाद इसकी भी अपनी एग्जेक्टिव होगा, और इसकी भी अपनी जुडिशरी होगी, यानी ये इंडिपेंडेंट भी होंगे हैं, और आपस में कोऑर्डिनेट भी करेंगे स्टेट के अंदर। ये हो गया, इसका मैं एग्जाम्पल दिया। आपका जो होता है लेजिस्लेचर होता है, ये अब हमारी नेशनल असेंबली प्लस सेनेट हो गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्लस कैबिनेट होगी, जिसे हम मिनिस्ट्रीज कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गई। अभी हम अपने पाकिस्तान की डिस्कस कर रहे हैं। अमेरिका का यहाँ कांग्रेस हो जाएगा, इनका यहाँ प्रेसिडेंट हो जाएगा, उसकी कैबिनेट हो जाएगी, यहाँ उनकी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। इधर पाकिस्तान का यानी जो चीफ इनके जो है प्रोविंशियल असेंबली है, उसके बाद एग्जेक्टिव्स में हमारे चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, जैसे हमारी आजकल प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज हैं, उनका वो बलूचिस्तान का अलहदा चीफ मिनिस्टर है, KPK का अलहदा, सिंध का मुराद अली शाह है। जैसे जुडिशरी में हमारे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि अपनी इंडिपेंडेंट भी होते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं एक उसके अंदर रहते हुए। तो अभी हम सब ये हो गया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स। की फीचर्स या फीचर कह लें आप। पहले हम इसको देखें, हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसको छोड़ें, फीचर्स नहीं देखते हम, इसके देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल। अभी 2026 में क्वेश्चन आया ना फेडरेशन के बारे में, उसको डिस्कस। बेसिक प्रिंसिपल एंड क्या कहते हैं, प्रीरेक्विजिटिव, एक्विजिट्स फॉर अ फेडरल स्टेट, ठीक हो गया। तो इसके लिए जो सबसे पहला जो प्रीरेक्विजिटिव है वो है, इसके लिए 2 गवर्नमेंट्स लाजमी हैं। पहला है नीड्स 2 गवर्नमेंट्स। 2 गवर्नमेंट्स कैसे, पहली जो एक फेडरल लेवल पे यानी नेशनल लेवल पे, और दूसरा नंबर पे यूनिट यानी प्रोविंशियल लेवल पे है। इसकी प्रीरेक्विजिट है, इसकी कम से कम 2 गवर्नमेंट लाजमी हो। अगर उसकी ज़्यादा प्रोविंसेस हैं तो अभी पाकिस्तान में 5 किस्म की 5 गवर्नमेंट्स होती हैं, एक फेडरल की और 4 इसकी प्रोविंसेस की। तो इसके लिए नीड्स हैं 2 मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी। मैक्सिमम तो अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं तो उसकी 51 हो जाती हैं स्टेट्स गवर्नमेंट्स। तो मिनिमम इसके लिए 2 गवर्नमेंट्स चाहिए, एक फेडरल और एक प्रोविंशियल, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बाय कॉन्स्टिट्यूशंस। कि उसके बाद जो इसमें जो दूसरा इसकी ज़रूरत है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस, कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। कि फेडरल के पास कौन सी होगी, फेडरल पावर्स अलहदा होनी चाहिए, फेडरल पावर्स अलहदा होंगी और प्रोविंशियल्स अलहदा होंगी, वरना वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये पावर इनके पास थी, इन्होंने प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं और ये हमारा सूबे के हालात ख़राब हो रहे हैं या हमारा सूबा तबाह और बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। उसके बाद नंबर तीसरी जो है पावर वो है ऑटोनमी ऑफ द सम, यानी कुछ ऑटोनमी दी जाए, सम ऑटोनमी ऑफ यूनिट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो उसके पास तो ऑटोनमी होगी, लेकिन जो उसके नीचे है यूनिट गवर्नमेंट, उसके पास भी कुछ ना कुछ ऑटोनमी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके पास भी कुछ ना कुछ क्या कहते हैं वो नहीं चाहिए, ऑटोनमी होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान इसमें अंदर हेल्थ में प्रोविंसेस को ऑटोनमी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके बाद और कौन सी है, इस तरह की 18वीं तरमीम में बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र की गई थी सूबों को, इसके अंदर उनको ऑटोनमी दी गई थी पाकिस्तान में। उसके बाद जो चौथा रिक्विजिट है वो है लिस्ट सिस्टम, कि उसके लिए लिस्ट सिस्टम लाजमी होना चाहिए, कि जो उनको प्रायोरिटाइज पावर्स, ये कि लिस्ट सिस्टम क्या होती है, पहले मैं इसको टाइप से एक्सप्लेन करता हूँ, टाइप्स क्या कितनी होती हैं। बेसिकली जो लिस्ट होती है उसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहले होती है फेडरल लिस्ट, उसके बाद होती है प्रोविंशियल लिस्ट, और नंबर 3 पे होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जितनी भी पावर्स होंगी सेंटर के पास तो वो फेडरल लिस्ट के अंदर उसके अंदर पावर्स होंगी, और इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक हो गया। तो ये जो फेडरल लेवल पे जितनी भी पावर्स होंगी, बेसिकली जो लिस्ट होती है ये पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटाइजेशन। ठीक हो गया। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो मिनिस्ट्रीज होती है फेडरल लेवल पर, मिनिस्ट्रीज होती हैं जो पावर्स होती हैं। उसके बाद आती है प्रोविंशियल लिस्ट, इसके अंदर जितने भी प्रोविंसेस को हम पावर देते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, उसके अंदर ऑटोनॉमी देते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, प्रोविंशियल उनके अंदर वो पावर्स होती हैं, वो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। उसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट होती है, ये दोनों इसके ऊपर दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं, फेडरल भी इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सकता है और प्रोविंसेस भी इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है तो उसके ऊपर वो सूबा भी अपनी मर्जी के मुताबिक लेजिस्लेशन कर सकता है और फेडरल भी। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट वाज अबॉलिश्ड, इसको ख़त्म कर दिया गया था। अगर आप 18वीं तरमीम वाली हमारी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने इसको बेहतर तरीके से समझाया हुआ कि कितनी पावर्स आई हैं और कितनी कौन कौन सी पावर्स को डिसॉल्व किया गया, कौन कौन सी पावर मिनिस्ट्री के पास रह गई हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो कम से कम किसी के लिए भी इसके लिए एक मिनिमम लिस्ट लाजमी है। फेडरल स्टेट के लिए कम अज़ कम 1 लिस्ट इज़
नेसेसरी। ठीक है, अभी पाकिस्तान के अंदर दो लिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर दो लिस्टें हैं, कौन कौन सी? एक फेडरल लिस्ट है और एक प्रोविंशियल लिस्ट है। इंडिया में 3 लिस्टें हैं, अमेरिका में सिर्फ एक लिस्ट है, अमेरिका में सिर्फ एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, वो भी फेडरल पावर्स हैं, फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसके बाद नंबर जो 5 जो उसकी वो रिक्विजिट है वो है रिक्वायर्ड, इसको चाहिए होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर के प्रॉपर, वो कहते हैं उसको चलाने के लिए, फेडरेशन के लिए इसके पास 2 हाउसेज होने चाहिए, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस लोअर हाउस क्या होता है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि लोअर हाउस जो होता है इसे हम कह सकते हैं नेशनल, एक मिनट, सॉरी बॉस, लाइट चली गई है। जस्ट अ मिनट। तो लोअर हाउस को हम कह सकते हैं पाकिस्तान में जो है नेशनल असेंबली, और अपर हाउस को हम कह सकते हैं सेनेट। मैं पाकिस्तान में इसे समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। इसके अंदर जो लोग इसके अंदर होते हैं पैरिटी बेस होता है कि जितनी स्टेट्स होती हैं उतनी इसके अंदर सीट्स होती हैं, इक्वली सीट्स होती हैं, और इसके अंदर जो होती है वो होती है पॉपुलैरिटी, पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा तो इसमें सीट्स ज़्यादा है, नेशनल असेंबली में पंजाब की सीट्स ज़्यादा हैं, और सेनेट में सबकी 23 सीट्स हैं, 23 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आपकी 92 सीट्स बनती हैं, ये प्लस 4 इस्लामाबाद की और 8 फाटा की, तो टोटल आपकी 96 सीट्स, 104 सीट्स बनती हैं उसकी सेनेट की। लेकिन इसकी जो 342 सीट्स है आपकी नेशनल असेंबली की, तो इसमें जो ज़्यादा सीट्स हैं वो पंजाब की, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए अपर हाउस इसलिए ज़रूरत है ताकि इसके अंदर लेजिस्लेशन अगर वो एक सूबा करना चाहे तो ना कर सके। तो ये किस लिए होता है? इक्वालिटी, फेडरल इक्वालिटी के लिए लाजमी होता था कि तमाम सूबे अपनी मर्जी के मुताबिक वो कर सकें, फेडरल इक्वालिटी। उसका नंबर 6 जो इसका फीचर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रिचड, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको हमेशा रिचड होना चाहिए, ना कि सिंपल में फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल होगा तो अपनी जो वो है फेडरल गवर्नमेंट है वो पावर अपनी आसानी इजीली अपनी तरफ मूव कर सकती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी तरफ मूव कर सकती हैं। तो इसलिए इसके लिए हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर अमेंडमेंट या अमेंडमेंट, ताकि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमें 2/3 पाकिस्तान के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अगर हम अमेंडमेंट करना चाहें तो, इसलिए क्योंकि ये रिचड है। उसके बाद जो इसकी जुडिशरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके लिए लाजमी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी मस्ट। फेडरल स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी लाजमी है, क्योंकि इसको हमेशा न्यूट्रल फैसले करने चाहिए, न्यूट्रल
डिसीजंस। अगर ये किसी एक साइड की लेगी, अगर ये एक चीज की साइड लेगी तो जिसके क्लैशेस क्रिएट हो सकते हैं। अगर जुडिशरी फेडरल स्टेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी तो फिर वो कहते हैं कि वो सेंटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी, जिसकी वजह से जो राइट्स हैं उसके राइट्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल सबूटेज स्नैच्ड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सबूटेज कर ले हैं या फिर वो कह रहे हैं कि स्नैचर हो सकते हैं, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी लाजमी चाहिए। तो आपको मैं मिसाल देता हूँ आपकी प्रोविंशियल वो कहते हैं शनाख्त के लिए। जब भी आप जॉब देखते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि पंजाब डोमिसाइल पीपल्स, डोमिसाइल क्यों लिखा होता है? क्योंकि डोमिसाइल जो है वो आपकी प्रोविंशियल वो सिंबल है, प्रोविंशियल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। और जो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका है, उसके बाद जो आपका कार्ड है CNIC कार्ड, CNIC कार्ड जो है ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसी जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको आप फीचर्स में जो मैंने आपको बताई हैं, क्या कहते हैं रेगुलेट्स बताएं, आप इसी को इन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दें फीचर्स में। अगर वो सिंपल पूछे कि इसके फीचर्स बताएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसके की फीचर्स या इसकी रेगुलेट समझ आ गई होंगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस, फेडरेशन के क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करते हैं कि ये स्टेट इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, इसको हम CA लिख लेते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि उसके बाद सबसे पहला इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट ये करती है अकामोडेट डाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें सब प्रोविंसेस को अपने अपने राइट्स होते हैं, ऑटोनॉमी होती है, तो इसे इसको वो अकामोडेट करती है। उसके बाद नंबर 2 है इसका पॉइंट है इम्प्रूव लोकल गवर्नेंस, इम्प्रूव लोकल गवर्नेंस, क्योंकि तमाम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी होती है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेजिस्लेशन कर सकते हैं अपने सूबे के अंदर, तो इसलिए उनकी गवर्नेंस इंप्रूव होती है, ना कि नेशनल लेवल पे लोग कहते हैं वही कर रहे होते हैं लेजिस्लेशन। उसके बाद जो नंबर 3 पॉइंट वो है प्रिवेंट अथॉरिटेरिज्म या ट्रेनिंग, यानी डिक्टेटरशिप से बचाती है, क्योंकि पावर डिजॉल्व होती हैं, डिजॉल्व पावर होती हैं, तो इसलिए इसको प्रिवेंट ट्रेनिंग से बचाती है ये फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। 3 इसके पॉजिटिव 3 नेगेटिव बताते हैं, ताकि हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएं, ये ना हो कि हम इसकी एक साइड लें। सबसे पहले जिसको नेगेटिव पॉइंट वो है सेंटर प्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, सेंटर प्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट। इसकी जो पहली मिसाल है वो है इंडस वाटर ट्रीटी होती है, जो हम पाकिस्तान के अंदर भी जो सूबों के अंदर मसाइल चल रहे होते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया था वो इंडस कैनाल प्लान हमने स्टार्ट किया था, तो वो आपस में प्रोविंशियल क्लैशेस की वजह से वो रुक गया, क्योंकि सिंध ने कहा ये हमारा कानून है, ये हमारा राइट है, तो पानी पे हमारा हक है। अगर होती सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनिटी स्टेट होती वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेती। सेंट्रल प्रोविंसेस और भी हमारे इसके क्लैशेस चलते रहते हैं, क्लाइमेट के ऊपर हमारा क्लैश चलता है, पानी के ऊपर हमारा क्लैश चलता है। सेंटर प्रोविंस हमारा पहले प्रोविंस प्रिंस होता है, फिर प्रोविंस सेंटर इश्यूज होते हैं। तो उसके बाद नंबर 2 जो पॉइंट है वो है स्लो डिसीजन मेकिंग। स्लो डिसीजन मेकिंग इस तरह होती है कि पहले वो प्रोविंशियल असेंबली पास करेगी, फिर नेशनल असेंबली पास करेगी, फिर सेनेट पास करेगा, तो इस तरह इसके अंदर डिसीजन मेकिंग मुश्किल होती है। उसके बाद फिस्कल इम्बैलेंस, फिस्कल इम्बैलेंस से मुराद ये है कि नेशनल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने सूबों के मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या कहते हैं
पावर डिस्ट्रीब्यूट जो खजाना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन इधर फेडरल लेवल में तो हर सूबे की अपनी इनकम होती है, अपने उसके खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से सूबों के अंदर कुछ सूबे अमीर होते हैं, पोवर प्रोविंसेस और रिच प्रोविंसेस, जिसकी वजह से वो उनके अंदर वो पैदा होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे पास सुई गैस वाली। देख लें, सुई जो है, सुई बलूचिस्तान में निकला, लेकिन बाकी पूरे प्रोविंसेस को जा रहा है, लेकिन सुई के अंदर ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई वो उनको लोगों को अभी मिल रही है। तो ये हो गया फिजिकल इम्बैलेंस, इसकी वजह से फिजिकल इम्बैलेंस होता है। ये तो हो गया, आपने फेडरेशन यूनिटरी स्टेट भी समझ लिया और फेडरेशन भी समझ ली। अभी हम इसका कर लेते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन इसलिए जरूरी है, अगर वो क्वेश्चन पीछे उसने फेडरेशन पूछी है, फेडरेशन और कन्फेडरेशन पूछी है, तो उम्मीद है कि अगले एग्जाम में वो पूछ सकता है यूनिटरी वैसेस फेडरेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, 1 2, ठीक है। इसके अंदर होगा वो, सबसे पहले लिखेंगे यूनिटरी स्टेट और इधर लिखेंगे हम फेडरेशन। ठीक हो गया। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पहला जो फर्क है, इसके अंदर तमाम जो पावर्स होती हैं वो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अंदर आपके पास फेडरल गवर्नमेंट के पास भी होती है और यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पावर होती हैं। ठीक हो गया। नंबर दूसरा जो फर्क है वो है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी किसकी होती है? इसके अंदर जो सुप्रीमेसी होती है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास होती है, क्योंकि उसी के पास पावर है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसके मुताबिक फ्लेक्सिबल है, उसको जितना मर्जी अमेंड कर सके, वेरीफाई कर सके, अमेंड कर सके, उसमें से वो पावर्स खींच ले सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना खींचे, अपनी मर्जी के मुताबिक उनको ट्रांसफ़र कर दे, ना करे। लेकिन इधर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम, जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। उसके बाद तीसरा है वो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? यूनिटी के अंदर फ्लेक्सिबल होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है, और इसके अंदर रिजिड होता है। बाकी आप इसको जब एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो आप इसको ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ये पॉइंट्स बताए हुए। अगर ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, जिसकी वजह से वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर आपको डाउनलोड करने में या देखने में मुश्किल पेश आती है। नंबर 4 पॉइंट है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी के कौन जो यूनाइटेड स्टेट है किनको ये सूट अप करती है? तो ये होमोजीनियस, यानी एक ही किस्म के जो लोग हैं उनके लिए ये सपोर्ट करती है। होमोजीनियस सोसाइटीज़, जैसे फ्रांस में से फ्रेंच पीपल रहते हैं, जर्मन में से जर्मन रहते हैं, तो उनके लिए ये सपोर्ट करती है। यानी जिसमें एक किस्म के मुस्लिम है तो मुस्लिम रहते हो उनको सपोर्ट करती है। इसमें वो कहते हैं कि हिंदू क्रिश्चियन ना हो, तो जिस तरह मर्जी कहने को एक ही किस्म के लोग हों, होमोजीनियस ही हो उनकी नहीं। तो जो फेडरेशन है ये है डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, डाइवर्स सोसाइटीज़, जिस तरह की मर्जी, क्योंकि सबके पास अपनी पावर्स हैं, हर अपने उनके पास अपनी पावर्स हैं, अपनी वो कहते हैं अपनी कानून बनाने की पावर होती है, वो जिस तरह चाहे अपना कानून बनाएं, इम्प्लीमेंट करें, लेकिन स्टेट को तंग ना करें। तो ये डाइवर्स सपोर्ट करती है। नंबर 5 पे है जुडिशरी, जो इसके अंदर होती है वो सब ऑर्डिनेट होती है, सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल
गवर्नमेंट। और इसके अंदर वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। उसके बाद लिस्ट सिस्टम, इसके अंदर कहना हाउसेज, हाउस या नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज कर लें, नंबर ऑफ हाउसेज। जो यूनाइटेड स्टेट में होती है इसमें एक ही हाउस होता है, यानी एक ही सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है। लेकिन इसके लिए यूनिकैमरल कहते हैं इसको, यूनिकैमरल हाउस, यूनिकैमरल इसको कहते हैं बाईकैमरल। उसके बाद ये 6 डिफरेंसेस हो गए हैं, तो एक और डिफरेंस कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स बयान कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की मैंने आपको बताया था, तुर्की, यूके, और क्या बताया, बस 2 एग्जांपल्स ये होगी। इसकी पाकिस्तान और इंडिया कर लें, पाकिस्तान प्लस यूएस कर लें, इसकी फेडरल की ये 2 एग्जांपल्स होगी। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे कन्फेडरेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम फेडरेशन और कन्फेडरेशन का फ़र्क देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।